हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हमने 10, 11, 12 3 वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा के पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हल किए। आज की क्लास में हम 2013 में जो पेपर आया था उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने वाले। स्टार्ट करते हैं। वेलकम है आप सभी का। देखिए, 2013 का बोर्ड एग्जाम का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर है। पहला हमारे कोर्स से बाहर है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो दिया है, साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है या अंशतः ऐच्छिक है। तो हम सभी को मालूम है कि साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, यह कैसा होता है? यह होता है ऐच्छिक होता है। साझेदारी सल्लेख बनाना कैसा होता है? ऐच्छिक होता है। फिर है, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? जब नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या उनके लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उनके पुनर्मूल्यांकन से जो भी लाभ होगा, तो हमने पहले देखा कि जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता एज इट इज थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका बैंक अकाउंट है, आपको जो भी मिलेगा वो जमा होगा, जो निकालेंगे वो डेबिट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से साझेदारों को जो भी मिलेगा वो पूंजी खाते में जमा होगा और जो भी निकालेंगे वो डेबिट होगा। तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होगा वो लाभ उनके पूंजी खातों में क्या होगा? जमा होगा। तो पुनर्मूल्यांकन पर वो होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो पुनर्मूल्यांकन पर नए लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में या प्राप्ति अनुपात में। तो भाई, जब पुनर्मूल्यांकन मतलब संपत्ति और दायित्व, जब नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुरानी संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन होगा। इसका मतलब कि पुराने साझेदारों का इसके ऊपर हक है, तो पुराने जो लाभ हानि अनुपात है, पुराने लाभ हानि अनुपात में। फिर है, आगे बढ़ेंगे हम। नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर, नए अनुपात में से पुराना अनुपात घटाने पर प्राप्त अनुपात क्या कहलाता है? तो नए में से पुराना मतलब नया ज्यादा है और पुराना कम है। भाई, नया ज्यादा है इसका मतलब सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि कौन सा अनुपात है? ये लाभ अनुपात है। फिर ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? तो ऋण पत्रधारी मतलब जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है। जो व्यक्ति कंपनी को ऋण दे रहा है वो क्या होगा? वो कंपनी का लेनदार होगा। अंशधारी क्या होते हैं? तो कंपनी के स्वामी होते हैं। ठीक है, चलिए रिक्त स्थानों की तरफ चलते हैं हम। तो सबसे पहला हमारे सामने रिक्त स्थान दिया गया है और वो है स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी बनाते हैं। जैसे हमने देखा कि साझेदारी का जो पहला चैप्टर है उसमें साझेदारों की पूंजी के लिए खाते बनाए जाते हैं। तो एक दो पद्धति से बनाया जाता है, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। स्थायी पूंजी पद्धति में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। अब यहाँ बोल रहे हैं कि स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा खाता भी बनाते हैं? तो चालू खाता भी बनाते हैं। ठीक है, चालू खाता भी बनाया जाता है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने और वो दिया है कि संपत्ति और दायित्व की परिवर्तित मूल्य जब पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं तब खालिस्तान खाता बनाया जाता है। भाई, संपत्ति और दायित्व के परिवर्तित मूल्य को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है, तब कहाँ दिखाया जाता है? उसे पुनर्मूल्यांकन खाते में दिखाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हम क्यों बनाते हैं? संपत्ति और दायित्व के मूल्य में जो कमी और वृद्धि हुई है उसको दिखाने के लिए। ख्याति की राशि पर अधिकतर अधिकार खालिस्तान साझेदारों का होता है। तो जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदारों का अधिकार होता है ख्याति की राशि पर। ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते, तो ऋण पत्रधारी लेनदार होता है। ऋण पत्रधारी कंपनी का लेनदार हुआ, तो वो कंपनी के प्रबंधन में, कंपनी के संचालन में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। केवल संचालक ही उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऋण पत्रधारी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे हम सत्य सत्य की तरफ। तो सत्य सत्य में दिया है, साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व सीमित होता है। ये गलत है। तो प्रत्येक साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका यथाशीघ्र अपलेखन कर देना चाहिए। बिल्कुल राइट है। तो ख्याति कैसी है? एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है
और उसको यथाशीघ्र अपलेखन कर देना चाहिए। अपलेखन का मतलब कि किताबों से हटा देना चाहिए, क्योंकि यदि ख्याति पुस्तकों में दिखाई जा रही है, इसका मतलब कि वो ख्याति आपने खरीदी हुई ख्याति है, आपकी खुद की कमाई हुई ख्याति नहीं है, और इसलिए पुस्तकों में ख्याति को नहीं दिखाया जाना चाहिए। ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता, गलत है। तो ख्याति की राशि पर सभी साझेदारों का अधिकार होता है। साझेदार मतलब जब निवृत्त होने वाला साझेदार है तो उसका भी उस पर अधिकार है। ऋण पत्रों का निर्गमन रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले भी किया जाता है, बिल्कुल राइट है। ऋण पत्रों का निर्गमन अन्य प्रतिफल के बदले भी किया जा सकता है। जैसे मान लो आपने मशीन खरीद ली, और मशीन खरीदी, उसके बदले आपने नगद पैसा नहीं दिया और क्या दे दिए, ऋण पत्र जारी कर दिए, तो ये भी उसका एक तरीका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। तो त्याग अनुपात क्यों निकाला जाता है, तो ये ख्याति या प्रीमियम की राशि को बांटने के लिए, ख्याति या प्रीमियम की राशि का विभाजन करने के लिए। तो ये नया साझेदार जब प्रीमियम राशि लाएगा तो उसे कौन लेगा, जिन्होंने त्याग किया है वो साझेदार उसको लेंगे, और इसलिए त्याग अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। जब साझेदार की संपत्तियों से दायित्व अधिक हो जाए तो उसे कहेंगे दिवालिया। की संपत्ति से दायित्व यदि हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्तियां बराबर ख्याति। क्रय प्रतिफल ऋण शुद्ध संपत्तियां, मान लो कि शुद्ध संपत्तियां किसी व्यापार को आपने खरीदा, कोई दुकान खरीदी, और उसकी पूरी शुद्ध संपत्ति कितनी है, 50,000 की, और आपने उसको 60,000 रुपये दी। तो यहाँ पर जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया है, वो 10,000 रुपये क्या है, वो उस दुकान की गुडविल के कारण आपने 10,000 रुपये ज्यादा दिए। कई लोग हिसाब लगाते हैं ना कि ये स्क्वायर फीट ना इतना है, इतना बना हुआ है, तो इस हिसाब से इसका मूल्य ये आना चाहिए, फिर भी वो करोड़ों में बिकती है, तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू रहती है वो होती है उसकी गुडविल। 100 रुपये अंकित मूल्य का ऋण पत्र 95 रुपये में निर्गमित किया तो 5 रुपये का अंतर क्या कहलाएगा, तो बट्टे पर निर्गमन। उसको हम क्या बोलेंगे, बट्टे पर निर्गमन। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। तो सही जोड़ी भी हमारी आसान है। सूचनार्थ बीजक है, हमारे कोर्स से बाहर है। आंतरिक दायित्व मतलब फर्म के अंदर का कौन है, तो साझेदार से ऋण। तो साझेदार का जो ऋण है वो आंतरिक दायित्व है। संपत्ति बंधक के रूप में कब रखी जाती है, जब कंपनी ऋण पत्र जारी करती है, तो यह कहलाता है सुरक्षित ऋण। क्या कहलाता है, सुरक्षित ऋण पत्र। जब ऋण पत्र अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र तब जारी किए जाते हैं जब कंपनी की जो संपत्ति है उसके लिए गिरवी रख दी जाती है, बंधक रख दी जाती है। फिर ये बाह्य दायित्व मतलब फर्म के बाहर के दायित्व कौन से हो गए, तो बैंक से ऋण लेना, ये बाहरी दायित्व हो गया। और अंश पत्र में परिवर्तन, तो परिवर्तनशील ऋण पत्र को हम क्या बोलेंगे, वो अंत में अंश में बदल सकता है, तो परिवर्तनशील ऋण पत्र हो गया। ठीक है। तो ये थे हमारे 2013 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने किए। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।